क्वेश्चन नंबर 27 से आगे फिर हो रहा है। हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ एग्रेशन, एग्रेशन की कितनी टाइप्स हैं जी। आपने वहाँ पे पढ़ी थी दो बेसिक टाइप्स हैं, दो के साइकोलॉजिकली और दूसरा कौन सा था, फिजिकली, नफ्सियात। हाँ, लेकिन अब ये हॉस्टाइल और इसको आप कह रहे हैं डिस्ट्रक्टिव वायलेंट, ये इसकी टाइप्स, चार टाइप्स हैं। ये अब आ जाएगा। विच आर द फॉर्म ऑफ एग्रेशन, ये आ गई। ये फिजिकल एग्रेशन है, वर्बल है, मेंटल और इमोशनल। वैसे बनती दो ही हैं, इमोशनल और मेंटल दोनों एक ही हैं, ठीक है। अच्छा, और तीसरी टाइप है वर्बल और फिजिकल, जबानी कह देना। बहरहाल इन्होंने चार टाइप्स बना दी हैं जी, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। टाइप ऑफ एग्रेशन इज बेस्ड ऑन द पर्सन हु इज हर्ट डायरेक्टली। अच्छा, किसी को आप डायरेक्टली हर्ट करते हैं, ठीक है, हाथ से या किसी भी चीज़ से डायरेक्टली हर्ट करते हैं, आप नुकसान पहुंचाते हैं किसी को, तो ये एग्रेशन क्या होगा, फिजिकल होगा या मेंटल इमोशनल होगा? फिजिकल ही होगा डेफिनेटली। टाइप ऑफ एग्रेशन, अ पर्सन इज नॉट हर्ट डायरेक्टली। अगर किसी को आप डायरेक्टली हर्ट नहीं करते तो वो फिजिकल तो नहीं होगा, और यहाँ पे इन्होंने एक अलग लफ्ज़ दिया हुआ है कि वो पैसिव होगा, ठीक है। जैसे आप लोग ख़वातीन में ये काम ज़रा ज़्यादा होता है कि एक दूसरे को ताने शाने दे देना, पॉइंट्स, कोई जिस तरह से होते हैं, कोई पॉइंट मारना या कोई लफ्ज़ी कलामी होता है ना आप लोगों का क्लास में अक्सर। मैं तो ये स्टूडेंट काफ़ी सारे में, नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट देखे ना, नहीं है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल कॉलेज में क्लास में किसी एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट के बारे में ऐसे उसका नाम नहीं लिया डायरेक्ट, तो वैसे कह दिया जी कि कोई एक बात कर दी। हज़ारों केसेस आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, ये बहुत सारे बच्चे। हाँ, तो अच्छा, अच्छा, तंज करना के इस हवाले से कि सिर्फ वही बंदा समझ रहा होता है, और वो उसको फिर बुरा लगता है जी कि देखिए ये मेरे बारे में कह रहे हैं। वो कहते हैं जी कि नहीं, मैंने तो इसका नाम ही नहीं लिया, मैंने तो वैसे एक जनरल वे में बात की है, ठीक है ना। तो वो एक आप कह लें कि इनडायरेक्ट और पैसिव आपका होता है एग्रेशन। अच्छा, 31 है जी, रिलैक्सेशन टेक्निक। अब एक और वर्ड आ गया, रिलैक्सेशन टेक्निक्स क्या होती है। इज एनी मेथड, प्रोसेस, प्रोसीजर और एक्टिविटी दैट हेल्प्स यू या हेल्प्स अ पर्सन टू रिलैक्स। कोई भी एक तरीका हो सकता है, कोई एक अमल हो सकता है, काम हो सकता है, एक्टिविटी हो सकती है, जो कि आपको सुकून, किसी शख्स को सुकून प्रोवाइड करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मुझे हेडेक हो रहा है, तो मैं चाय का कप पी लेता हूँ, सुकून हो जाएगा। मुझे हेडेक हो रहा है, मैं वॉक करने के लिए चला जाता हूँ, मुझे रिलैक्स सुकून मिल जाता है। मुझे हेडेक हो रहा है, मैं किसी एक पार्क में जाके आराम से सुकून से ताज़ा हवा के मज़े ले रहा हूँ, वो एक अलग तरीका कार है। तो मुझे हेडेक हो रहा है, तो जब मेरे वाले साहब जिंदा थे तो एक टेक्निक थी, वो मसाज बहुत अच्छा करते थे। तो मैं ऑयल लेके, मस्टर्ड ऑयल लेके उनके पास चला जाता था, और सबसे पहले उनके सर में मसाज करना, जैसे मुझे आता था। तो उनको पता चल जाता था कि अच्छा इसके सर में दर्द है, तो मैं वो मसाज मसूज करके दबा दबू के फिर आगे बैठ जाता था, और वो ऑयल दे के ना कि अबू जी अब मेरे भी सर में ना मसाज करे ना। तो वो बड़ा ज़बरदस्त एक मसाज करते थे, और मैं बिल्कुल मेंटली तौर पे बड़ा रिलैक्स हो जाता था, हेडेक शेडेक ख़त्म हो जाता था। मैंने सर दर्द के लिए कभी भी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं किया। तो ये जितनी भी टेक्निक्स हैं ना, ये क्या कहलाती हैं, रिलैक्सेशनल टेक्निक्स कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, एन इमीडिएट इमोशनल स्टेट ऑफ एप्रीहेंशन और टेंशन इज रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक सिचुएशन इज कॉल्ड। अब मैंने आपको कहा था कि कोई एंजाइटी जो आप वो विरासत में नहीं लेके आए, लेकिन आपको
वक्ती तौर पे किसी ऐसी जज्बाती कैफियत से दो चार कर दिया जाता है, आप परेशान हो जाते हैं। तो उस वक्त जो आप एनजाइटी का शिकार हो रहे हैं ना, जब आपको किसी एक कैफियत में दो चार कर दिया गया है, ठीक है, और वो आपकी एक स्टेट, एक कैफियत वाली एनजाइटी होगी। समझ आ रही है ट्रेट एनजाइटी और स्टेट एनजाइटी में? ये सवाल खुद आपको बता रहा है कि जब आपको एक इमोशनल स्टेट में आपको दो चार कर दिया जाता है जिसमें आपको टेंशन होती है और किसी एक खास सिचुएशन के रद्द अमल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक नई टर्म आ गई है जी, इमेजरी, तस्वुर, इमेजिन करना। इमेजरी इज़ अ नेचुरल येट स्पेशल वे ऑफ थिंकिंग। इमेजरी एक कुदरती लेकिन एक ख़ास तरीका है आपका सोचने का, दैट इन्वॉल्व्स आवर सेंसेस लाइक ड्रीम्स, जो कि आपकी हिस्सों को एक ख्वाब की तरह या ख्वाब में शामिल करती है। प्लान्स एंड विजन्स आर कार्ड। ये इमेजरी मेरे अंदर बहुत होती थी, अब शायद कम हो गई है, हर बंदे में होती है। जब मैं छोटी क्लासेस में पढ़ता था तो बुक्स लेके बैठना, पढ़ लेना, और अकेले बैठे होना, तो जहन में पता नहीं कितने सारे ख्वाब ख्याल आ रहे होते थे। अपने आप को मैं प्लान कर रहा होता था, सोच रहा होता था कि अच्छा मैंने ये करना है, वहाँ जाना है, ये काम है, फलां है, ये करूँगा, फलां बनूँगा, ठीक है जी। तो हाँ, अब तो बैठे बिठाए, जिसे कहते हैं ना कि जीते जागते ख्वाब देखना। देखें, जो सोते में आप लोग ख्वाब देखते हैं ना, वो तो उसके ऊपर आपका जोर नहीं है, कोई भी ख्वाब आ सकते हैं। लेकिन जो आप जीते जागते ख्वाब देखते हैं ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वो आप ख्वाब देखें, ख्वाब हमेशा बड़े देखें और उसके लिए बहुत मेहनत करें, ठीक है। तो जब बहुत अच्छी मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली जो आपका एक टारगेट है, जो जिसके लिए आपने ख्वाब देखा हुआ है, वो इंशाल्लाह ज़रूर पूरा होता है, कभी ना कभी ज़रूर पूरा होता है। ओके जी, 34 क्वेश्चन नंबर है, हाउ टू मोटर स्किल इज लर्नड। आपकी जो मोटर स्किल है, मोटर हम कहते हैं हरकत को, स्किल कोई भी काम, जब आप डेफिनेटली काम हो गई तब जब आप हरकत करेंगे। अच्छा, हर की इस्तादाद इसको कहते हैं, मोटर स्किल का मतलब है हर की इस्तादाद, काम करने की सलाहियत, ठीक है जी। अब काम क्या करना है, घर में बर्तन धोने, चाय बनानी, खाना पकाना, झाड़ू देना, बर्तन साफ करना, कुछ भी काम आप घर में करते हैं, वो आपकी मोटर स्किल है। आप दो तीन चार बहन भाई हैं घर में, हर बंदा एक जैसा काम नहीं कर सकता, हर एक की काम करने की सलाहियत, हर बंदा, आप लोग भी घर में अपने बहन भाइयों से लड़ते होंगे, सफाई ऐसे नहीं ऐसे करते होते हैं, ये काम ऐसे नहीं ऐसे करते होते हैं, खाना ऐसे नहीं ऐसे पकाते होते हैं, किताबें ऐसे तरतीब के साथ रखते होते हैं, होता है कि नहीं होता? तो बात बात ये होता है कि आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं और आपके बहन भाई उस तरह से नहीं कर रहे होते, इसका मतलब है उनकी मोटर स्किल इतनी अच्छी नहीं है, आपकी मोटर स्किल उनसे बहुत अच्छी है। ऐसा होता है कि नहीं होता? और मोटर स्किल को बेहतर करने के लिए तरीकाकार क्या है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बार बार जब आप करेंगे आपकी हर की इस्तेदाद बेहतर होगी। 35 है, विच टर्म वाज नॉट यूज्ड बाय शेल्डन। एनटीएस 2014 में आया था जी, ये वो टेस्ट था जो हमने पास किया था एनटीएस फिजिकल एजुकेशन के हवाले से, और ये बहुत मुश्किल एनटीएस उस वक्त तस्वर किया जाता था, और सिर्फ हम रहीम खान में दो मेल एक फीमेल, तीन लोग हम पास हुए थे जी टोटल। तीनों हम बाय चांस क्लास फेलो थे, और इस टेस्ट में हमारे इवन के कुछ 150 क्लास फेलो थे हमारे, वो बेचारे रह गए, हमारे पाँच छः टीचर्स थे वो रह गए, और बहुत सारे इसमें लोग रह गए थे। तो ये उस टेस्ट में आया था। अच्छा जी, अब वो कौन सी टर्म थी आपको पता है कि एंडोमार्फी, एक्टोमार्फी और मेसोमार्फी, तीनों तो वर्ड उसने इस्तेमाल किए थे, लेकिन ओसोमार्फी नहीं था, ठीक है जी। और ये मुझे अब तक याद है कि ये सवाल मेरा उस वक्त भी ठीक था, क्योंकि उस वक्त ये एनटीएस की या ये एमसीक्यूज की बुक्स नहीं हुआ करती थी, लोगों को पता ही नहीं था कि ये टेस्ट भी होते हैं और कोई किताबें भी होती हैं याद करने के लिए,
और जो किताबें हमने थ्योरेटिकली पढ़ी हुई थी, शफ़क़त रसूल साहब की उस वक़्त बुक्स होती थी, जाफ़र जग साहब की बुक्स भी उस वक़्त नहीं आई थी। ये बात हमारे बाद में आई थी 15-16 में। अ, जी, पहला एनटीएस 2014 में हुआ था। तो उस वक़्त हमने बगैर किसी तैयारी के ये टेस्ट पास किया था। ओके जी, फास्टेस्ट ग्रोइंग पीरियड ऑफ चाइल्ड इज़ एडोलसेंस। एडोलसेंस हम कहते हैं जी कि एक जो बलूगत का पीरियड होता है, ठीक है जी, जिसमें बच्चे बालिग हो रहे होते हैं। वो आप कह लें उसको पुबर्टी का पीरियड भी कहते हैं, एडोलसेंस का भी कहते हैं। जी जी, टीन टीन का पीरियड जो होता है, ये अच्छा। व्हाट नेम इज गिवन टू द ग्रोथ पीरियड ऑफ 11 टू 14? 11 से 14 साल तक, जिसमें एक एक बच्चों का बलूगत का ओरिजिनल पीरियड, जिसमें वो एक उनकी जो एक, मैं क्या कहूँ, मेरे पास वर्ड नहीं आ रहे। 11 से 14 साल की ग्रोथ का उनका पीरियड पुबर्टी कहलाता है, बलूगत इसको उर्दू में कहते हैं। इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज, जी, आपकी ग्रोथ में, आपकी नशो-नुमा में सबसे ज़्यादा किरदार का किस चीज़ का है? आपकी न्यूट्रिशन, हेरिडिटी, एक्सरसाइज, हर एक चीज़ का है। विरासती तौर पे आप ग्रोथ, बाज़ औक़ात आप देखें कि वालिदैन बहुत कमज़ोर, बीमारियों में मुब्तला होते हैं, बच्चे भी वैसे ही बड़े नहीफ़, बीमार, कमज़ोर पैदा होते हैं, ठीक है? तो विरासत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, हेरिडिटी। न्यूट्रिशन, बाज़ औक़ात अच्छे खुराक वाले इलाकों में, या ऐसे इलाके जहाँ पे वालिदैन बड़े अच्छे हर एक लिहाज से बच्चों की ज़रूरत पूरा करते हैं, उनमें। और हमारे जो ऐसे इलाके हैं जो गुर्बत ज़दा, जिन लोगों को खाने पीना बहुत किस्मत से मिलता है, सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए खाते पीते हैं, और जो ज़रूरी अज्जा हैं उनको नहीं मिलते, तो वो जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे बड़े कमज़ोर और पीछे रह जाते हैं। जैसे हमारे थर थल के इलाके जो हैं, और देहाती इलाके हैं जहाँ पे वालिदैन बहुत गरीब होते हैं, और बच्चों को बुनियादी उनकी जो ज़रूरत है उस लिहाज से डाइट नहीं मिलती। तो ये तमाम फैक्टर हैं जी जो आपकी ग्रोथ पे असरअंदाज होते हैं। एज मेजर्ड इन डेज, मंथ्स एंड ईयर्स, ठीक है जी, ये 2015 वाला जो एनटीएस था उसमें इसको कहते हैं जी कि क्रोनोलॉजिकल एज आपकी, जो कि दिनों और महीनों में इसको करते हैं। कहीं पे इसको बर्थ एज भी कहा जाएगा। तो वैसे क्रोनोलॉजिकल एज है, लेकिन अगर कहीं पे क्रोनोलॉजिकल एज नहीं है तो इसको बर्थ एज कहेंगे। द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन परफॉर्मेंस इज, जी, परफॉर्मेंस के ऊपर जो आपका स्ट्रेस का असर है वो क्या होता है? बी इंफीरियर टू हिज नॉर्मल, कि जो आपका नॉर्मल स्ट्रेस है उससे कम होना चाहिए। इंफीरियर कहते हैं कम को। स्पोर्ट्स में आप स्ट्रेस ज़्यादा लेंगे तो उसका बुरा असर होगा, कम स्ट्रेस लेंगे तो उसका अच्छा असर होगा। बड़े आसान आसान से हैं, छोटे छोटे हैं। काज ऑफ वायलेंस इन स्पोर्ट्स, ये 2014 का एनटीएस है। स्पोर्ट्स में वायलेंस जो एक पुरतशद्दुद रवैया है, खेलों में लोग लड़ पड़ते हैं, ये क्यों होता है? ये क्यों होता है जी? तो वो कहते हैं कि वेरी नेचर ऑफ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, ये मुकाबले वाली कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में ये वेरी करता है। ये इनमें से ज़्यादा एक जिसे कहते हैं कि अप्रोप्रिएट आंसर है। क्वेश्चन नंबर, फॉर एग्जाम्पल, कुश्ती, कबड्डी, रग्बी, ठीक है, फुटबॉल, हॉकी, या जिनमें डायरेक्ट कांटेक्ट होता है बॉडी का, क्रिकेट हो गया, इन तमाम गेमों में इनका पुरतशद्दुद रवैया इनका होता है जी इसमें। हाँ जी, हाँ हाँ, वायलेंस तशद्दुद को ही कहते हैं। ओके जी, थॉरनडाइक इज द इन्वेंटर ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ओके जी, थ्योरीज, लर्निंग थ्योरीज, जो आप पुराने बाबे हैं भाई, आपके पास होगा, लर्निंग थ्योरीज आपको करवाई थी, याद होगा आपको, ठीक है? वो अगर किसी के पास है, लेक्चर है, या वो वैसे नोट्स हैं तो वो सेंड कीजिएगा, ठीक है? मैनेश, फरत, अतिया, इरम, आप चारों के पास होगा वो।
वो आप मुझे शेयर कर दीजिए। जी, थॉरनडाइक एक इसने लर्निंग की थ्योरीज दी थी, वो थ्योरीज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, इसमें भी आएंगी तो डायरेक्ट हम वो उसको डिस्कस करते जाएंगे, और अलग से भी वो नोट्स आपको शेयर कर देते हैं, उसको रीड आउट करेंगे तो वो आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है जी, विच लॉ इज नॉट। लर्निंग के लॉज इन्होंने दिए थे, लर्निंग की थ्योरीज दी थी कि सीखा कैसे जाता है। इस आप देखें ना कि ट्रायल एंड एरर के इसमें कहा था जी, देखिए ना कि इसको याद रखने के लिए थॉरनडाइक का जो नाम है टी से स्टार्ट होता है, और थ्योरी का नाम है ट्रायल एंड एरर। गलती करें और सीखें, गलती करें और सीखें, ठीक है। वो जो इसने बिल्लियों पे भी तजर्बात किए थे कि बार बार गलती करेंगे और सीखेंगे, अगली दफ़ा कम गलती होगी, ज़्यादा जल्दी सीखेंगे, ठीक है। बार 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 बार, जिस तरह से बच्चे छोटे हैं उनको लिखना सिखाएं, पहले गलतियां करना शुरू कर देते हैं, फिर ऐसा ऐसा उनकी गलतियां कम होती जाती हैं, उनको समझ आ जाती है कि ABC हमने ऐसे लिखनी है, ठीक है ना। तो इसी का नाम है कि ट्रायल एंड एरर। गलती करेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे और गलती करेंगे, फिर कोशिश करें, गलती करें, तो इससे वो कहते हैं कि इंसान सीख जाता है। और ट्रायल एंड एरर इसको याद रखने के लिए टी और टी, थॉरनडाइक का टी और ट्रायल का टी। 43 है, विच लॉ इज नॉट इंक्लूडेड इन लॉ ऑफ लर्निंग। अच्छा, लर्निंग के जो लॉ है ना, उनमें से कौन सा लॉ नहीं है, जब आप पढ़ेंगे उनमें आपको पता चल जाएगा। लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं है, अच्छा सॉरी, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, हाँ जी, ये कल हम शायद लॉ ऑफ इनर्शिया पहले पढ़ रहे थे। लर्निंग के लॉ में से ये है कि इंसान जिस कंडीशन में है, जो काम कर रहा है वो करता रहेगा तब तक, जब तक उस पर कोई कुव्वत असरअंदाज नहीं होती। ये इनर्शिया का कानून है, लेकिन ये सीखने में भी इसका जिक्र है। लेकिन लॉ ऑफ रिएक्शन नहीं है, न्यूटन का वो तीसरा कानून है, वो थॉरनडाइक का नहीं है। तो लॉ ऑफ इफेक्ट है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, लॉ ऑफ ये यूज एंड डिसयूज है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज ये इसमें आ गया। लॉ ऑफ रिसेंसी, रिसेंटली जो कुछ आपने सीखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये 6-7 लॉ हैं, बड़े आसान आसान से, तो उनमें ये लॉ ऑफ रिएक्शन, लॉ ऑफ इनर्शिया भी है। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, कल अभी आप बुक देखिए ना, ये कहाँ पे ये पढ़ा है, MCQs पढ़ा था कल परसों। अब चूँकि 2 छुट्टियाँ हो गई हैं ना, तो जब लास्ट डे था उसमें हम क्या पढ़ रहे थे भला, मुझे बताएंगे। साइकोलॉजी ही थी, साइकोलॉजी का कौन सा पोर्शन पढ़ रहे थे, तो ये हाँ, उसमें 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 बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, वो उन्हीं सवालों में आप देखिएगा ना, तो एक लॉ ऑफ इनर्शिया उसमें दिया होगा, तो वो याद रख लें कि उसकी स्टेटमेंट अभी मुझे है नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट उसका यही है कि जमूद क्या है कि हर चीज़ अपनी पोजीशन को, स्टेट को बरकरार रखेगी। अब चाहे उसकी स्टेट ऑफ मोशन है, स्टेट ऑफ रेस्ट है, जो भी उसकी स्टेट है, अच्छा वो कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स असरअंदाज नहीं होती। तो इसका इतलाक, इस कानून का इतलाक सीखने के अमल में भी होता है कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा बैठा हुआ है, तो वो बैठा रहेगा जब तक टीचर उसको सिखाएगा नहीं, ठीक है। और ये उससे रिलेट करता था कहीं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 44 है, कंपोनेंट्स ऑफ हेरिडिटी आर। विरासती आपकी जो कंपोनेंट है, खसूसियात है, वो क्या है। ये आपको मैंने पहले बताया हुआ है अभी थोड़ी देर पहले। फिजिकल आपका स्ट्रक्चर, पोस्चर, ये वालदेन से मिलेगा। हाइट, वेट आपको ये भी विरासत में मिलेगा। बॉडी कंपोजिशन आपकी कैसी है, ये भी वालदेन से मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाता है जी के ग्रोथ पीरियड फ्रॉम 0 to 8 ईयर्स। पहले 8 साल तक का जो आपका है ग्रोथ पीरियड है, उसको चाइल्डहुड कहेंगे। अच्छा, उसके बाद मोटर क्वालिटी, देखें ना तरतीब से नहीं है इसमें फिर 9 से 11 है, 11 से 14 है, ठीक है ना। तो ये वो कुछ
साल है, और 19 के बाद फिर आगे अडल्टहुड जिसको आप कहते हैं। मोटर क्वालिटीज़ प्रोड्यूस बेसिस फॉर, जो आपकी मोटर क्वालिटीज़ हैं, हरकत की खसूसियात हैं, हर की खसूसियात हैं, वो आप में कम्युनिकेशन स्किल, आपका बोलचाल, हैबिट, आपकी आदत, स्पोर्ट्स स्किल क्या बेहतर करती हैं। तो डेफिनेटली हमारा ताल्लुक चूँकि स्पोर्ट्स से है, तो इसलिए हम स्पोर्ट्स की स्किल्स के ऊपर टिक करेंगे। वैसे दूसरे ऑप्शन भी गलत नहीं हैं, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है आपका स्पोर्ट्स स्किल। इन्फेंसी, अब देखें कि 2 साल तक जिसको आप कहते हैं ना कि नौमौलूदियत, नौमौलूद, नौमौलूद क्या होते हैं, जो नया बच्चा पैदा होता है उसको इन्फेंट कहते हैं। शीर ख्वार जिसको आप, जी जी, शीर ख्वारगी, नौज़ायदा, ठीक है। लेकिन शीर ख्वारगी का ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है वो इसलिए कि 2 साल तक बच्चा दूध पीता है माँ का, इसलिए 2 साल का ये पीरियड जो है वो इसका शीर ख्वारगी का पीरियड है, इसको आप इन्फेंसी कह सकते हैं। द अडल्सेंस स्टार्ट फ्राम 14 ईयर्स एंड एंड्स ऑन, अडल्सेंस जो आपकी है, जिसको आप जवानी आप कहते हैं या टीन एज कह लें, ये आपकी 19 साल तक, टीन एज 14 से 19 साल तक। अडल्टहुड, अडल्टहुड ये आपकी एज है, ये 20 साल से ऊपर 60 साल तक ये चली जाती है। ओल्ड अडल्ट फिर 60 साल से ऊपर का होगा। देर आर डैश टाइप ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन फिर आ गया कि 2 तरह की होती है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, तो सारे जितने भी उलूम हैं मोस्टली ये ग्रीक वर्ड या लैटिन वर्ड से निकले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, इन्वॉल्वमेंट इन एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी हेल्प्स अ पर्सन टू रिड्यूस हिज मेंटल स्ट्रेस। याद रख लें कि अभी मैंने आपको बताया कि मुझे हेडेक होता था तो मैं वॉक कर लेता हूँ, कोई फिजिकल एक्टिविटी, इवन कि मैं हेड स्टैंडिंग कर लेता हूँ, तो ये मेंटल स्ट्रेस जो है वो रिलीज हो जाता है। तो किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में आप जब शामिल होंगे ना, तो वो आपको एक मेंटल स्ट्रेस आपका रिलीज करेगा। ठीक है जी, ओके जी। क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, सो तो नहीं गए, जगाएं जरा इन सबको। ओके जी, स्पोर्ट्स प्रोवाइड educational experience as one acquire new skills, a new knowledge and develop new abilities। स्पोर्ट्स आपको क्या प्रोवाइड करती है, ये एक आपको सीखने का या तालीमी एक तजर्बा का एक प्रोसेस आपको प्रोवाइड करती है, जिसमें आप नई स्किल, नए तजर्बे, नया नॉलेज सीखते हैं, और ये आपको नई काबिलियत सिखाती है गेम्स, स्पोर्ट्स जो है ख़ास तौर पे। जनरल जनरल बातें हैं, इसलिए अगर आप देखें तो ये रिक्रिएशनल एक्सपीरियंस नहीं है, प्रोफेशनल भी नहीं है, लेकिन ये एजुकेशनल एक्सपीरियंस है जो आपको सिखाता है। एजुकेशन का मतलब है चेंज इन बिहेवियर, ठीक है। एजुकेशन की डेफिनेशन क्या बनती है कि एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे किसी इंसान के बिहेवियर में मुस्तकिल तौर पे तब्दीली आती है, और वही तब्दीली, वो फ़र्क है एक अनपढ़ और पढ़े लिखे आदमी में। तो बाकी दोनों रिक्रिएशनल और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस दोनों जो हैं वो करीब तर है, लेकिन सबसे ज़्यादा, वो भी ठीक है आंसर, लेकिन सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है एजुकेशनल एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 54 है, अ पर्सन हैविंग बोथ ट्रेट ऑफ इन इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट इज नोन एज एम्बीवर्ट्स। ये कल आपने उस क्वेश्चन में भी पढ़ा था परसों, कि एक ऐसा शख्स जिसमें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की दोनों की खूबियां हैं, उसको हम कहते हैं तीसरी केसन एम्बीवर्ट्स। याद है भी? अरे भाई, वो सवाल भी आपको शेयर किए थे। देखें, इंट्रोवर्ट बिल्कुल अंदरून बीन गुमसुम रहने वाला, और ये घरों में ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे, जब कोई हम मेहमान आए तो वो कोनों खुदरों में छुप जाते हैं, उनके सामने नहीं आते, बोलते नहीं हैं, शर्मीले हैं, ठीक है।
बहुत ज़्यादा कम बोलने वाले हैं और तन्हाई पसंद होते हैं, इनको कहते हैं इंट्रोवर्ट। और कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जैसे ही मेहमान आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, उनके साथ घुल मिल जाते हैं, गपशप करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, ठीक है ना? बोलने में उनको कोई झिझक महसूस नहीं होती। ऐसे लोग, ऐसे बच्चे एक्सट्रोवर्ट कहलाते हैं। और जो इन दोनों के दरमियान दरमियान वाली कंडीशन है, कुछ वो वाली खसूसियत, कुछ वो, उनको हम कहते हैं एम्बीवर्ट्स। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 55 है, पर्सन विद इमोशनल इंस्टेबिलिटी एंड नेगेटिव इमोशन आर टर्म्ड एज न्यूरोटिसिज्म। एक ऐसा शख्स, अच्छा हाँ जी, जिसके इमोशनल इंस्टेबिलिटी है। इमोशनल इंस्टेबिलिटी क्या होती है कि आपके इमोशन तो वैसे ही ज़रा मतलब कि स्टेबल नहीं होते। आप अगर गुस्सा एक इमोशन है, गम, खौफ, खुशी, ये सारे क्या है आपके एक जज्बात हैं, इमोशंस हैं। ये इमोशंस लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, वक्ती तौर पे होते हैं। जो आपकी नॉर्मल कंडीशन है ना, उसमें एक बिगाड़ है आर्जी तौर पे। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि गुस्सा जो है वो 12 मिनट तक होता है, ठीक है? कोई नफ़रत है, कोई मोहब्बत है, कोई इस तरह के जितने भी गम, खौफ, ये चीज़ें, खुशी, ये किसी चीज़ की फॉर एग्जाम्पल आपका कोई टेस्ट क्लियर हो गया तो फौरी तौर पे आपका जो खुशी है वो पीक पे चली जाएगी। लेकिन कुछ देर बाद वो खुशी आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ी-सी कम हो जाएगी। ऐसा है कि नहीं है? आप कोई बुरी खबर सुनते हैं, कोई फौतगी की, किसी भी चीज़ की, फौरी तौर पे आपको बहुत ज़्यादा दुःख होता है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उस कैफ़ियत से आप निकल आते हैं। ठीक है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता? जी। अच्छा, वैसे तो ये इनस्टेबल है, लेकिन ये नेचुरली है। लेकिन कुछ ऐसे एक ज़हनी प्रॉब्लम भी होता है लोगों के साथ माइंड का, कि वो बैठे-बैठे कभी गुस्सा कर लेंगे, कभी हँस पड़ेंगे, कभी खुश हो जाएँगे, कभी नाराज़ हो जाएँगे, ठीक है? छोटी-छोटी बातों पे। तो ऐसे लोग वो कहते हैं कि उनको कहते हैं न्यूरोटिसिज़्म के नहीं, नहीं, नहीं। देखिए वो तो इमेजिनरी कर रही होती है ना कि जी उनके जो भाई थे, कोई अब्बू-अम्मी जो अपने उनके जो बड़े थे, वो अपने वक़्तों को याद करके उनका ड्रीम सोच के, ठीक है ना? कुछ खुशी के लम्हात को सोच के खुश हो रही होती हैं, कुछ गमी वाले लम्हात को सोच के वो रो रही होती हैं। वो एक अलग बात है, इमेजिनरी है। हाँ, हाँ, कि देखिए इमोशन का ताल्लुक माइंड से है और माइंड ठीक से काम नहीं करता। न्यूरो का वर्ड भी नर्वस सिस्टम से है, माइंड से है। मेंटल डिसास्टर नहीं, डिसऑर्डर। हम्म, बिल्कुल मेंटल डिसऑर्डर्स में ये चीज़ें आती हैं। हाँ, बाइपोलर, देखें बाइपोलर एक और वर्ड है इसके लिए। वो बाइपोलर क्या है, बाई का मतलब होता है दो, और पोलर के पोल हम कहते हैं एक कॉर्नर को, एक कुतब को, एक साइड को। जैसे शुमाल एक पोल है, जनूब दूसरा पोल है, ठीक है? बिल्कुल एक दूसरे के मुखालिफ हैं। इसी तरह अगर आप बैठे बैठे कोई दोस्त आप बातें कर रहे हैं और बड़ी एक मामूली सी कोई बात होती है या किसी को फील होती है, एक सेकंड पहले वो खुश हो रहा होता है, चहल रहा होता है, दूसरे ही लम्हे वो जनाब आपसे लड़ पड़ता है, ठीक है ना? इसको कहते हैं कि बाइपोलर, कि उसका माइंड स्विंग कर जाता है, मूड स्विंग कर जाता है, और ये उसके बस में नहीं होता। वो मेंटली तौर पे उसका इमोशंस जो है वो इनस्टेबल होते हैं। क्लियर? जी, क्वेश्चन नंबर 56 है, थ्योरी ऑफ लर्निंग, लर्निंग की थ्योरीज जो हमने पहले एक दो का जिक्र किया, एक और है दैट एम्फसाइज द स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, ये भी उसमें शामिल है जी। स्टिमुलस रिस्पॉन्स के कोई भी एक मुहर्रिक है, स्टिमुलस हम कहते हैं मुहर्रिक को, जिसके नतीजे में आप हरकत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल धूप में बैठे हैं, धूप आपको लग रही है, धूप एक मुहर्रिक है, आप उठ के छाँव में चले जाते हैं। सर्दी लग रही है तो वो एक मुहर्रिक है, किसी ने आवाज़ दी वो एक मुहर्रिक है, वो खुशबू आई वो एक मुहर्रिक है, ठीक है? तो अपने आपकी सेंसेस जिन चीज़ों से अट्रैक्ट होती हैं,
या जिन चीज़ों के नतीजे में आप अमल करते हैं वो मुहर्रिक कहलाती हैं, और उसका आप जवाब देते हैं तो वो होता है रद्द अमल या रिस्पॉन्स। अच्छा, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी वो कहते हैं कि जुड़ी हुई है किस चीज़ से, ये कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो ठीक है। ये वैसे जब आप लोग ये शेयर करेंगे ना, उसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर तो वो मेरे ख्याल रिकॉर्डेड है तो वो फिर सेंड कर दीजिएगा, अगर वो नहीं है रिकॉर्डेड तो उसके नोट्स तो थे मुझे याद है इन थ्योरीज़ के, तो वो आप सेंड कर दीजिएगा मुझे। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 57 है, एन इंडिविजुअल नर्व फाइबर। अच्छा, मैं देखता हूँ।